लखन खेतों पर काम करना शुरू कर देता है। लखन ने इस बार गेहूं के बदले प्याज की फसल लगाई और कुछ महीने बाद फसल तैयार हो गई। प्याज की वह फसल बहुत ही अच्छी हुई थी। अब लखन खेत से प्याज निकालने लग जाता है। फसल की खबर मिलते ही सेठ लखन के पास पहुंच जाता है। अरे लखन, शर्त याद है ना तुम्हें? आधा मेरा और आधा तुम्हारा। हाँ सेठ जी, मुझे सब कुछ याद है। आधा आपका और आधा मेरा। और आपने कहा था कि नीचे का हिस्सा मेरा होगा और ऊपर का हिस्सा आपका होगा, तो आप ऊपर का हिस्सा ले सकते हैं। अरे सेठ जी, इसने तो चालाकी मार दी। यह गेहूं का फसल नहीं है, यह तो प्याज की फसल है। अरे ये क्या, इस बार तुमने प्याज लगाया है? हाँ सेठ जी, पिताजी ने सालों से गेहूं की ही फसल लगा रहे थे, तो मैंने सोचा इस बार प्याज की फसल लगा लेता हूँ। अरे मैं क्या करूंगा इस घास फूस को लेकर, जबकि सारे प्याज तुम ले रहे हो। आप ही की शर्त है सेठ जी, आप ही ने बताया था, और अब आप शर्त मानने को तैयार नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता, आप अपना ऊपर का हिस्सा ले जाइए। यह कहानी है उद्यमनगर नामक गांव की, जहां सेठ जंगीलाल नाम का एक सेठ रहता था, जो बहुत ही लालची था। किसानों को बहला फुसलाकर ठेके पर खेत में काम करवाता था और बाद में उनके सामने शर्त रखकर उनका हक मार लेता था। देखो चंदू, ये गरीब किसान भी बड़े अजीब होते हैं। जानवरों की तरह दिन रात मेहनत करते हैं और बदले में 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते रहते हैं। और मुझे देखो, मुझ जैसा मालिक बस बैठे बैठे हुक्म चलाता है और सारी फसल मेरे गोदामों में भर जाती है। सच कहते हो सेठ जी, पूरा गांव आपकी मुट्ठी में है। इनकी मेहनत का फायदा उठाना आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। पूरे गांव पर आपका ही राज है। आपकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। राजा तो हूं ही, मैं बेवकूफों को ऐसी ऐसी शर्तों पर अपनी जमीन उधार देता हूं कि मेहनत ये करते हैं और फसल मैं हड़प लेता हूं। आखिर इनकी औकात ही क्या है मेरे सामने। सेठ यह बातें कर ही रहा होता है कि तभी उसके पास राजू नाम का एक गरीब किसान आता है, जो बहुत दुखी और परेशान होता है। सेठ जी, मैंने सुना है कि आप किसानों को अपनी जमीन ठेके पर देते हो। हाँ राजू, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। मैं अपनी जमीन ठेके पर देता हूँ। ठीक है सेठ जी, मैं भी आपकी जमीन पर खेती करना चाहता हूँ। मुझे भी 1 साल के लिए आपकी जमीन ठेके पर दे दीजिए। ठीक है राजू, मैं तुम्हें अपनी जमीन ठेके पर तो दे दूंगा, पर उसके लिए मेरी कुछ शर्तें सुन लो। ठीक है सेठ जी, बताइए क्या शर्त है। शर्त यह है कि तुम्हें मेरी जमीन पर काम करना होगा और 1 साल के बाद उस जमीन पर जो भी फसल होगी, उस फसल का आधा हिस्सा तुम्हारा होगा और आधा हिस्सा मेरा होगा। ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। सेठ से जमीन की कागजी कार्रवाई करने के बाद राजू वहां से चला जाता है और अगले दिन खेती करने के लिए उस खेत में पहुंच जाता है। चलो सेठ जी से जमीन तो मिल गई है, अब इसमें खेती करता हूँ। उम्मीद है कि इस साल अच्छी फसल होगी। मुझे बहुत मेहनत करना होगा, तभी मेरे हिस्से में कुछ बच पाएगा। राजू दिन रात कड़ी मेहनत करता है और कुछ महीनों बाद फसल उगकर तैयार हो जाती है। राजू अब अपनी उस फसल की कटाई कर देता है और बोरा में सारा फसल भर देता है। चलो भाई, इस साल तो बहुत अच्छी फसल हुआ है। अगर आधा सेठ भी ले जाएगा तो भी मेरे हिस्से में कुछ तो आ ही जाएगा। राजू की उगाई हुई फसल की खबर सेठ जंगीलाल के कानों तक पहुंचती है। अरे सेठ जी, सुनते हो क्या? आज राजू अपनी फसल की कटाई कर रहा है। इस साल तो राजू की फसल बहुत अच्छी हुई है। क्या सच में? यह तो बहुत अच्छी खबर है कि राजू आज फसल की कटाई कर रहा है। चलो चलकर देखते हैं। यह बोलकर जंगीलाल सेठ खेत की ओर चला जाता है। खेत पर पहुंचकर वह राजू से कहता है, अरे राजू, फसल तैयार हो गई है क्या? इस बार तो तुम्हारी फसल काफी अच्छी लग रही है। हाँ सेठ जी, इस बार मैंने
गेहूं की फसल लगाई थी। काफी मेहनत करने के बाद इतनी अच्छी फसल हुई है। अब तो मैंने कटाई भी शुरू कर दी है। अरे यार, तेरी मेहनत से कुछ नहीं हुआ है, ये तो मेरी उपजाऊ जमीन का कमाल है। तुम्हारी मेहनत हो या ना हो, फसल तो होगी ही। सेठ जी, खेत भले ही उपजाऊ हो, लेकिन अगर वहाँ मेहनत नहीं होगी तो फसल कैसे होगी? मैंने बहुत मेहनत की है इस पर। ज्यादा मत बोल राजू, मेहनत तो किराए के मजदूर भी करते हैं। असली कमाई का हकदार वही है जिसकी जमीन है। शर्त के मुताबिक अब जल्दी से मेरे हिस्से की आधी फसल निकाल, ताकि मैं चलूं यहाँ से। मुझे और भी काफी काम है। यह कहकर सेठ राजू से अच्छी अच्छी फसल लेकर चला जाता है और खराब फसल राजू के पास छोड़ देता है, जिसे देखकर राजू मायूस हो जाता है। हे ऊपर वाले, इतनी मेहनत करने के बाद बस इतनी सी फसल मेरे हाथ आई है। धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर। आखिर कब तक दूसरों के इशारों पर नाचता रहूंगा? भगवान कब मेरी अपनी जमीन होगी? राजू इसी तरह अपनी जिंदगी काट रहा था। कुछ महीनों बाद राजू का बेटा लखन, जो शहर पढ़ने के लिए गया था, वापस गांव आ जाता है। गांव आने पर जब उसने गांव का नजारा देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। पिताजी, हमारे गांव का यह हाल क्यों है? सभी लोग दुखी और परेशान नजर आ रहे हैं। आखिर बात क्या है? बेटा, इस गांव में किसानों की यही किस्मत है। सेठ जंगीलाल जैसे लोग हमारी मेहनत का फायदा उठाते हैं। मेहनत हम करते हैं और फल सेठ जंगीलाल जैसे लोग खा जाते हैं। हमारे पास ना अपनी जमीन है और ना अधिकार। बस मेहनत करते हैं और भूखे रहते हैं। किसानों की यह स्थिति सुनकर लखन बहुत दुखी हो जाता है और गुस्से में आ जाता है। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। अब यह अन्याय और नहीं चलेगा। आज से मैं खेती करूंगा और उस लालची सेठ को उसी की शर्तों में उसकी चालाकी का जवाब दूंगा। अगले ही दिन लखन सेठ जंगीलाल के घर पहुंच जाता है। कहो लखन, क्या बात है? सेठ जी, पिताजी की जगह इस बार मैं खेती करूंगा। मुझे ठेके पर कुछ जमीन चाहिए। क्या बात है, अब तुम खेती करोगे? जाओ भी, अभी तुम्हारे अंदर इतना दम नहीं है बच्चे। पढ़े लिखे लड़के खेती के नाम पर गधे साबित होते हैं। नहीं सेठ जी, आप ऐसा मत बोलिए। मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन हूँ तो किसान का बेटा ही ना। खेती किसानी मेरा धर्म है। चल ठीक है, मान लेता हूँ। वैसे भी आजकल काम का क्या रह गया है? सब पढ़ लिख कर ऐसे ही बेरोजगार ही तो घूम रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। अरे धन्यवाद बाद में दे देना, पहले मेरे नियम और शर्तें तो सुन लो। क्या शर्त है सेठ जी, बताइए। सेठ जंगीलाल, यह तो बच्चा है। इस बार इसे कुछ ऐसी शर्त बताता हूँ जिससे इसकी सारी फसल मेरी हो जाएगी। वैसे भी इसका पिता राजू हर साल गेहूं की फसल लगाता है, तो यह बेवकूफ भी गेहूं ही लगाएगा। सेठ जंगीलाल यह सोचकर लखन से बोलता है। अच्छा लखन सुनो, तुम जो भी फसल लगाओगे उसका आधा मैं रखूंगा और आधा तुम रखोगे, लेकिन ऊपर का हिस्सा मैं रखूंगा और नीचे का हिस्सा तुम्हारा होगा। अगर मेरी यह शर्त मंजूर है तो बोलो। ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, ऐसा ही होगा। अगले दिन से लखन खेतों पर काम करना शुरू कर देता है। लखन ने इस बार गेहूं के बदले प्याज की फसल लगाई और कुछ महीने बाद फसल तैयार हो गई। प्याज की वह फसल बहुत ही अच्छी हुई थी। अब लखन खेत से प्याज निकालने लग जाता है। फसल की खबर मिलते ही सेठ लखन के पास पहुंच जाता है। अरे लखन, शर्त याद है ना तुम्हें? आधा मेरा और आधा तुम्हारा। हाँ सेठ जी, मुझे सब कुछ याद है। आधा आपका और आधा मेरा। और आपने कहा था कि नीचे का हिस्सा मेरा होगा और ऊपर का हिस्सा आपका होगा, तो आप ऊपर का हिस्सा ले सकते हैं। अरे सेठ जी, इसने तो चालाकी मार दी। यह गेहूं का फसल नहीं है, यह तो प्याज की फसल है। अरे ये क्या, इस बार तुमने प्याज लगाया है? हाँ सेठ जी, पिताजी ने सालों से गेहूं की ही फसल लगा रहे थे, तो मैंने सोचा इस बार प्याज की फसल लगा लेता हूँ। अरे मैं क्या करूंगा? इस घास फूस को लेकर
जबकि सारे प्याज तुम ले रहे हो? आप ही की शर्त है सेठ जी, आप ही ने बताया था, और अब आप शर्त मानने को तैयार नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता, आप अपना ऊपर का हिस्सा ले जाइए। इस तरह लखन ने चालाकी दिखाते हुए लालची सेठ को मुंह तोड़ जवाब दिया और सभी प्याज लेकर घर आ गया और घास फूस उस सेठ के हिस्से छोड़ आया। अरे मालिक, पूरे गांव में आज तक आपके सामने किसी ने चालाकी दिखाने की हिम्मत नहीं की, और यह लखन का बच्चा आपको इतनी आसानी से बेवकूफ बना गया। अरे वो बच्चा मुझे क्या बेवकूफ बनाएगा? आने दो उसे, इस बार तो मैं उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि मुझसे दोबारा उलझने की कोशिश नहीं करेगा। कुछ दिन के बाद लखन दोबारा सेठ के घर जाता है और सेठ जंगीलाल से कहता है, कैसे हो सेठ जी? कहो लखन, इस बार क्या चाहिए तुम्हें? आपकी जमीन ठेके पर चाहिए सेठ जी। ठीक है, तो मेरी इस बार की शर्त भी सुन ले लखन। इस बार तेरी कोई चालाकी नहीं चलेगी। इस बार फसल के नीचे का हिस्सा मैं लूंगा और ऊपर का हिस्सा तेरा होगा। बोलो, मेरी यह शर्त मंजूर है या नहीं? मुझे मंजूर है सेठ जी, इस बार ऊपर का भाग मेरा ही होगा। इस तरह लखन सेठ से बात करने के बाद घर की ओर चला जाता है और इस बार दोबारा खेती करने की तैयारी में जुट जाता है। लखन इस बार धान की फसल लगाया था और कुछ दिनों बाद फसल काफी अच्छी हुई थी। अरे वाह, इस बार तो धान की फसल खूब लहरा रही है, मजा आ गया। आने दो अब उस सेठ को, फिर मजा छकाता हूँ उसको। कुछ दिन के बाद सेठ लखन के पास जाता है। जैसे ही सेठ धान के खेत पर पहुंचा, उसका दिमाग चकराना शुरू हो गया। अरे ये क्या, इसने तो इस बार धान की फसल लगा दी है। ये लड़का जितना मैं सोच रहा था उससे कहीं ज्यादा होशियार निकला। नमस्ते सेठ जी, कैसे हैं आप? देखिए सेठ जी, इस बार मैंने धान की खेती की है और आपकी शर्त के मुताबिक इस फसल के ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का हिस्सा आपका होगा। इस तरह लखन ने अपनी होशियारी से सेठ जंगीलाल को दोबारा बेवकूफ बना दिया और सेठ एक बार फिर से धोखा खाकर आग बबूला हो गया। अरे मालिक, उस छोटे से बच्चे का दिमाग तो देखिए। आप जैसे इतने बड़े चालबाज को फिर से बेवकूफ बना दिया। तुम सही कह रहे हो चंदू, मैं उसको बच्चा ही समझ रहा था और उस बच्चे ने तो मुझे बेवकूफ ही बना दिया। आने दो इस बार, फिर उसको बताता हूँ कि सेठ जंगीलाल किसे कहते हैं। लखन ने धान की सारी फसल अपने घर ले आया और उस फसल का कुछ हिस्सा उसने गांव के जरूरतमंद लोगों में बांट दिया। लखन और उसका पिता राजू दोनों ही बहुत खुश थे। कुछ दिनों बाद फिर से फसल उगाने का समय आया। चलो आज उस सेठ के साथ दोबारा मुलाकात करता हूँ और इस साल भी ठेके पर जमीन लेकर फसल उगाता हूँ। देखता हूँ इस बार शर्त में वह सेठ कौन सा खुरामाती दिमाग लगाता है। यह सोचकर लखन उस सेठ के पास दोबारा पहुंच जाता है। अच्छा, तो तुम मुझसे मिलने दोबारा आ गए। अब क्या खेल खेलना चाहते हो मेरे साथ? देखो बच्चे, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना। मैं भी सेठ जंगीलाल हूँ। मुझे होशियारी नहीं आती सेठ जी, मैं तो एक किसान का बेटा हूँ। होशियार तो आप लोग हो जो गांव के गरीब किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। अपनी जबान पर काबू रख लखन। ये क्या बक रहा है? जिस काम के लिए आया है वो बात कर। यहाँ ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। सेठ जी चलिए काम की बात करते हैं। मुझे इस बार भी आपकी जमीन ठेके पर चाहिए। बताइए इस बार आपकी क्या शर्त है? शर्त तो है, तू खुद को बड़ा होशियार समझता है ना लखन। चल, इस बार फसल के नीचे का और ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा तेरा होगा। अब बोल, मेरी यह शर्त मंजूर है? बिल्कुल मंजूर है सेठ जी, जैसा आप कहे। चलो मैं जाता हूँ, मुझे अब फसल उगाने की तैयारी भी करनी है। लालची सेठ की बातें मानकर लखन घर चला जाता है। वो फिर से फसल की तैयारी में लग जाता है और इस बार वो गन्ने की फसल लगाता है। इस बार खेती में कौन सी फसल लगाया है बेटा? पिताजी, इस बार मैंने गन्ने की खेती की है। फसल काफ़ी अच्छी हुई है। इस बार भी आमदनी अच्छी होगी।
बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम ऐसे ही मेहनत करते रहो। अरे सेठ जी, इस बार लखन का दिमाग चकरा जाएगा। इस बार आपने बहुत ही बढ़िया शर्त रखी है, ऊपर का भी आपका और नीचे का भी आपका। बिल्कुल सही कहा चंदू। इस बार मैंने अपने दिमाग का 100% यूज किया है। ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, ब्रह्मास्त्र। अब देखता हूँ कि इस बार वो लखन का बच्चा कैसे बचता है। कुछ दिनों बाद लालची सेठ और चंदू दोनों दोबारा खेतों के पास पहुंच जाते हैं। अरे सेठ जी, यह लखन तो आपका भी बाप निकला। देखो जरा उसने इस बार कौन सी फसल लगाई है। अरे यह क्या, यह तो गन्ने की फसल है। अब बताओ भला, ऊपर का और नीचे का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा उसका होगा। मतलब मेरे हिस्से में इस बार भी झाड़ फूस ही आनी है। मैं इस बार भी बेवकूफ बन गया। मान गए इस किसान के बच्चे के दिमाग को। अरे आइए सेठ जी, कैसे हो आप? और आप दोनों में क्या बात चल रही है, ज़रा मुझे भी बताओ। अच्छा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। तुमने मुझे इस बार भी बेवकूफ बना दिया। मैं भला आपको क्या बेवकूफ़ बनाऊंगा? सेठ जी, आप तो दुनिया को बेवकूफ़ बनाते हो। देखो सेठ जी, इस बार मैंने गन्ने की फसल लगाई है और आपकी शर्त के मुताबिक इस फसल के ऊपर और नीचे का हिस्सा आप ले जाओगे और बीच का मैं लेकर जाऊंगा। अरे ओ किसान के बच्चे, सेठ जी को ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना। बेईमानी और धोखाधड़ी में वह सबके बाप हैं बाप। यह खेत भी हमारा है और फसल भी हमारी है। अरे ओ चंदू, बस कर। चिल्लाने की जरूरत नहीं है। शायद ये हमारी ही करनी का फल है। मैंने भोले भाले इन किसानों को बहुत ठगा है। आज पहली बार हमसे किसी ने पंगा लिया है और इस लड़के ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं समझ चुका हूँ कि अब मैं किसी किसान को परेशान नहीं करूंगा। सबकी मेहनत का बराबर पैसा दूंगा और जितने भी किसानों की जमीन मेरे पास गिरवी है, मैं वह सब वापस कर दूंगा। सेठ जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। एक किसान दिन रात मेहनत करता है अपने लिए और अपने परिवार के लिए। ना कभी अच्छे कपड़े खरीद पाता है और ना ही कभी अच्छा खाना खा पाता है। दिन रात दूसरों का पेट भरने के लिए वह अपना पेट जलाकर मेहनत करता है। ऐसे में इनको तरसाना ठीक नहीं है। इनका हक तो इनको मिलना ही चाहिए। इस तरह लखन अपनी मेहनत और चतुराई से उस लालची सेठ को सही रास्ते पर ले आया और सेठ ने सभी किसानों की जमीन और पैसा उनको वापस कर दिया। उस दिन के बाद उस गांव के सभी किसान खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए मिनी जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक और अनोखी कहानी में। तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।